हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर एल्वर्स। जैसे कि आपको पता है कि हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर कर रहे थे, उसमें जो है पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। आज हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी के बारे में, हीट एंड रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशंस एंड हेस लॉ। ठीक है जी। सो ऑल आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो ये होता क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये है इक्वेशन दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये है क्या, इन टर्म्स को हम ठीक है ना जान लेते हैं। डेल्टा यू जो है दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा क्यू इज heat given to the system and delta W is work done on the system। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो हम इस इक्वेशन को ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। अब ये डेल्टा यू होता क्या है, डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, ठीक है ना, इनकी जो है डिस्कशन अब हम करेंगे। क्लियर। सो सबसे पहले आप देख सकते हो इंटरनल एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया कि जो इंटरनल एनर्जी होगी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी टू वेज में हो सकती है, ठीक है ना। या तो आप क्या करो, किसी सिस्टम को हीट कर दो, ठीक है ना, हीट दे दो उस सिस्टम को तो भी उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। या फिर आप उस सिस्टम पे कोई वर्क कर दो, ठीक है ना, जब उस सिस्टम पे आप वर्क करोगे तो भी उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया। सो यही फर्स्ट लॉ जो है देख सकते हो आप, दैट इज डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, या तो आप उसे हीट कर दो प्लस या फिर आप उस पर वर्क डन कर दो, ठीक है ना। दोनों क्या है, जब आप दोनों प्रोसेसेस को करोगे तो वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। क्लियर। अब ये होता क्या है, देखो यहाँ पे हमने अभी स्टडी किया ना, दैट इज u इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये उसकी डिफरेंशियल फॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हो कई बुक्स में क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी है इसे हम यू के साथ डिनोट करते हैं, लेकिन काफ़ी बुक्स में ई के साथ भी डोनेट किया हो सकता है। सो ठीक है, मीनिंग इसका सेम है, चाहे आप यू से डिनोट करो चाहे आप ई से करो, सेम थिंग है। क्लियर। सो अब हम स्टडी करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो डेल्टा यू है या फिर डिफरेंशियल फॉर्म में डी यू है, व्हाट इज़ दैट यू, ठीक है ना। हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। सो डी यू इज इंटरनल एनर्जी। सो हम देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। क्लियर। देखो जो भी कोई सिस्टम है, ठीक है, उसके पास एनर्जी तो होगी ना, ठीक है। तो उसकी जो कोई भी सिस्टम है उसकी जो टोटल एनर्जी है उसे हम क्या कहेंगे, जो कोई सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी होती किस वजह से है, या तो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें, या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी, प्लस एक होगी उसमें इंटरनल एनर्जी। ठीक है, कोई भी सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है प्लस इंटरनल एनर्जी। क्लियर। जब जो है देखो, जब कोई सिस्टम है, अगर सिस्टम रेस्ट पे है, ठीक है ना, हो सकता है सिस्टम मोशन में हो, रेस्ट में हो, लेकिन अगर रेस्ट में जो जिसके साथ वो बना हुआ है लाइक एटम्स मॉलिक्यूल्स, वो तो नहीं रेस्ट में होंगे ना, वो तो कॉन्टीन्यूसली इन मोशन में होते हैं, जब वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, जब ट्रांसलेशनल मोशन होता है उनका, ठीक है ना, कुछ भी जब रोटेट कर रहे होते हैं कुछ भी, सो वो तो मोशन में होंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम में ड्यू टू सम ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है ना। और आई ई क्या है, इंटरनल एनर्जी। व्हेन द सिस्टम इज एट रेस्ट और एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, जब कोई बाहर से कोई फील्ड नहीं है, सिस्टम रेस्ट पे है, तो जो टोटल एनर्जी होगी, ठीक है ना, तब हम कहेंगे कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी आप ज़ीरो कर दो, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो कर दो, ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज़ इंटरनल एनर्जी। क्लियर हो गया। सो इंटरनल एनर्जी ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स एटम्स ऑफ एनी सिस्टम। अब जो इंटरनल एनर्जी, वही तो आपको मैं बता रही हूँ कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसी भी सिस्टम की किन की वजह से होगी, उसके जिससे वो बना है, चाहे वो एटम से बना है मॉलिक्यूल से, ठीक है, उनके एनर्जी के इक्वल होगी। अब इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं यू के साथ। यू इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी एटम है, वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी, वो वाइब्रेट भी कर रहा होगा तो भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो रोटेट भी कर रहा होगा तो भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि
जो सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है ना, उनके दोनों के साथ जो बना होता है दैट इज सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो एटम्स जो हैं, ठीक है, कोई भी सिस्टम है उसके एटम्स जो है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो उनकी वजह से जो है पोटेंशियल एनर्जीज भी होंगी, काइनेटिक एनर्जीज भी होगी एटम्स के बीच में। सो इस टाइप की एनर्जीज जो होंगी इतने सारे एटम्स में, ठीक है ना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये सभी मिल के इनको ऐड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगी इंटरनल एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी इज़ ड्यू टू द मोशन और अट्रैक्शन जो भी होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल और एटम्स। क्लियर? ओके, प्लस बॉन्ड एनर्जी भी, जितनी भी एटम और मॉलिक्यूल्स में एनर्जीज है उनका टोटल कर दीजिए, वो आपके पास इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन दैट इज़ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को डिटरमाइन करो, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वो तो माइक्रोस्कोपिक जो हैं फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनको मेजर करना सो डिफ़िकल्ट। लेकिन हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है ना, हमें इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम की हमें चाहिए भी नहीं। क्लियर? नॉट इम्पॉर्टेंट। हमें चाहिए क्या, हमें यू की नीड नहीं है, हमें नीड है डेल्टा यू। क्लियर हो गया? बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने डेल्टा यू कहा है, ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस नेक्स्ट क्या था, डेट इज डब्ल्यू, वर्क डन। और हमें क्या नीड है डेल्टा यू की, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है चेंज से, कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया, ठीक है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट थिंग आपको ये पता होनी चाहिए कि जो इंटरनल एनर्जी होगी वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मींस कितनी अमाउंट है सब्सटेंस की, कितना साइज़ है, उस पर डिपेंड करेगी, इसीलिए हम इसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। नेक्स्ट है कि इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। डेफिनेटली एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि जो ये एनर्जी होगी इंटरनल वो डिपेंड करेगी सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में। क्लियर? जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम स्टेट फंक्शन कहते हैं, मैंने पार्ट 2 में भी आपको बताया था। क्लियर? अगर ये स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा यू किसके होगा, दैट इज़ फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है ना, अगर सिस्टम जो था इनिशियल में भी वही पोजीशन में और फाइनल में भी जो है सर्कुलेट करके वही पे आ गया, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया, ठीक है, तो डेल्टा यू क्या होगा, 0। नेक्स्ट है हमारे पास आइडियल गैसेस। ये आपको लर्न करना है कि जो आइडियल गैसेस होती है, ठीक है, आइडियल गैसेस होती है, एक होती है नॉन आइडियल, बट हम आइडियल की बात कर रहे हैं। जो आइडियल गैसेस होंगी उनके लिए जो इंटरनल एनर्जी मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला डेफिनेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेल्टा यू इज़ इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, और अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें डी यू इज़ इक्वल टू एन सी वी डी टी। यहाँ पे जो सी वी है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, एन क्या है, एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कितने मोल्स की बात हो रही है। सी वी इज़ दी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था पार्ट 2 में, दिस इज़ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है जी। हेयर सी वी, अगर आपको कोई क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, सी वी आपको नहीं पता है तो वो भी मैंने वैल्यूज़ आपको बताई थी कि जो सी वी होता है दैट इज़ इक्वल टू एफ ओवर 2 इंटू आर। जो एफ है दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, मोनोटॉमिक गैसेस के लिए 3 होता है, डायटॉमिक के लिए 5 होता है, पॉलीएटॉमिक के लिए 6 होता है। क्लियर? और जो यहाँ पे आर है, क्लियर, आर देख रहे हो ना सीवी की वैल्यू में, आर इज़ द गैस कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपने वैल्यू यूज़ करनी है कैलोरी में तो आर जो होगा वो 2 कैलोरी लेना है आपने, और अगर टेम्परेचर आपको इन केस केल्विन में गिवन है तो आपने आर की वैल्यू 8.314 जो है कंसीडर करनी है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास इन केस ऑफ आइडियल गैसेस। आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो इनकी इंटरनल एनर्जी होती है, मतलब कोई भी आपके पास सिस्टम है उसमें आपने आइडियल गैस कंसीडर किया हुआ है तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, if CV is equal to 2T variable then use du is equal to n CV dt to calculate internal energy 1% chance। अगर आपको CV मीन्स दिया होगा एग्जाम में ट्वाइस ऑफ टी वेरिएबल दिया होगा, ठीक है, लेकिन ये होता नहीं है, 1% चांसेस है इसके, तो आप डी यू क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, एन सी वी डी टी। अदरवाइज आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, U इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा टी डी टी है ऊपर, ठीक है,
तो होगा क्या यहाँ पे, देखो 99% में आपने यही फॉर्मूला यूज़ करना है। हम ये बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी फॉर द आइडियल गैसेस। नेक्स्ट देखो, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज सेड टू बी ओनली काइनेटिक एनर्जी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं जो आइडियल गैस होती है उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है ना, वो ड्यू टू ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो आइडियल गैस होती है, ठीक है, उसमें एनर्जीज टू ही होंगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। लेकिन ये माना जाता है कि जो आइडियल गैस है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है मॉलिक्यूल्स में वो तो होती ही नहीं है, ठीक है। अगर वो नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी तो फिर रिमेनिंग क्या रहा, काइनेटिक एनर्जी। सो आइडियल गैसेस में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी ही होगी। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्लियर? ये आप देख सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू ओनली काइनेटिक एनर्जी। नाउ अब हमने क्या डिस्कस किया था, थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ। वहाँ पे क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी के बारे में जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब है हमारे पास डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, दैट इज़ हीट, ओके। एंड डेल्टा डब्ल्यू भी मैंने आपको बताया था वर्क, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज टू वेज से हो सकती है, हीट और वर्क। हीट भी मैंने पूरा डिटेल में बता दिया था आपको और वर्क भी। लेकिन यहाँ पे क्या था देखो, और बातें इसकी देख लेते हैं हम कौन कौन सी रह गई थी हमारी। हीट गिवन टू द सिस्टम, ये तो आपको पता ही है कि जब हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं, ठीक है ना, उसको दी जा रही है हीट, तो प्लस पॉजिटिव होगा क्यों, ठीक है ना। और जब जो है हीट सिस्टम दे रहा है हमें, सिस्टम बाहर को दे रहा है, तो दैट इज हीट क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर? जनरली फॉर सॉलिड लिक्विड गैसेस, ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो अब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, उसके लिए हम हीट Q जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एम सी डेल्टा टी। व्हाट इज एम? एम इज मास, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन ये तो हो गया सिंपली सॉलिड लिक्विड गैसेस के लिए। अगर हम आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस के केस में क्या होगा, आप एम की जगह पे क्या लोगे, एन, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि एम की प्लेस पे क्या आ जाएगा, एन। तो क्यू का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हीट का फॉर्मूला आपने ये याद रखना है, एन सी डेल्टा टी। बहुत यूज होगा आज की वीडियो में क्यू का दिस फॉर्मूला, एन सी डेल्टा टी। अब एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, सी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर? डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। बस आप ये पॉइंट जो है, ये फॉर्मूला जो है नोट कर लो। क्लियर? ओके, सो हीट की बात हो गई। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब हम वर्क की बात करते हैं, वर्क दैट इज डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क। अब जो सिस्टम पे अगर हम वर्क कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो जो है वर्क डन पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। अगर वर्क डन सिस्टम के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना, सिस्टम कर रहा है अगर वर्क, तो नेगेटिव लेंगे हम वर्क को। क्लियर? और हमें ये भी पता है कि वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डेल्टा वी, ओके। और क्या था फॉर्मूला, डब्ल्यू इज इक्वल टू एरिया अंडर द पीवी कर्व। इसके साथ के हमने क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एरिया अंडर द पीवी कर्व। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ देखते हैं हम कि हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करना आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। 500 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू अ सिस्टम एंड सिस्टम परफॉर्म्स 350 कैलोरी वर्क। क्लियर? कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आपने इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है, वो भी चेंज। क्लियर? सो चेंज जो है दैट इज हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू क्या है, देखिए 500 कैलोरी ऑफ हीट। क्लियर हो गया? सो 500 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन, हम उसको दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, माइनस वर्क डन जो है
कहाँ पे हो रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज -350 कैलोरी गिवन टू द सिस्टम एंड सिस्टम परफॉर्म्स, ओके, वर्क जो है सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्लियर, -350 सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, कितना वर्क किया उसने, 350 कैलोरी का वर्क कर दिया, और वहाँ पे फिर इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करती है हीट और वर्क डन पे, क्लियर, तो दोनों का माइनस कर दो तो इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आया, दैट इज 150 कैलोरी, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम अब। 0.5 मोल ऑफ O2 is heated from 25 डिग्री सेल्सियस to 125 डिग्री सेल्सियस at constant pressure. Calculate Q, डेल्टा U एंड W. ओके, यहाँ पे हमने Q फाइंड करना है, डेल्टा U फाइंड करना है और W। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था कि Q का क्या फॉर्मूला होगा, वो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है अब, कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, NCP डेल्टा T। N हमें कितना गिवन है, 0.5, CP दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल प्रेशर, ठीक है। तो ये भी आपको आप देख सकते हो साइड पे गिवन है 7 कैलोरी मोल पर कैलोरी, ठीक है, तो 7 आपको गिवन है। डेल्टा टी कितना चेंज हुआ, टेम्परेचर 125 था, 25 था, अब 125 हो गया, माइनस करके देख लो कितना चेंज हुआ, दैट इज 100। सो कैलकुलेट कर लेना, 350 कैलोरी जो है हीट, इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। डेल्टा यू, अब आपने क्या फाइंड करना है, इंटरनल एनर्जी। अब जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। सो उसके पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है, देखो डेल्टा यू जो है दैट इज एन सी वी डेल्टा टी, ओके, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी इन्होंने पहले फाइंड की है, फिर वर्क डन फाइंड किया है, ओके। डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, एन जो है 0.5, सी वी कितना है हमारा, यहाँ पे देखो सी वी, वो हमें सी पी गिवन था 7, सी वी कितना होगा, सी वी इज 5। अब 5 कैसे आया, देखो क्वेश्चन किस में गिवन है हमें, दैट इज डिग्री सेल्सियस में। जब क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस में होगा तो जो है आप आर की वैल्यू कितनी लोगे, दैट इज 2, ठीक है, आर की वैल्यू डिग्री होगा जब, तो आर की वैल्यू आपने 2 कंसीडर करनी है, मैंने आपको बताया। जब केल्विन में होता है फिर आपने 8.314 कंसीडर करनी है, और सी पी आपको गिवन है 7, तो सी पी माइनस सी वी जो होता है फॉर्मूला इज इक्वल टू आर होता है ना, तो वो रिलेशन यूज़ करके आप सी वी पहले फाइंड कर लो, सी वी आपके पास 5 आ गया, तो अब आप फॉर्मूला में पुट कर दो, सी वी इज़ 5, डेल्टा टी इज़ 100, 250 कैलोरी, ठीक है, ये आपके पास इंटरनल एनर्जी आ गई। अब आपने वर्क डन फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करके आप डेल्टा डब्ल्यू फाइंड कर सकते हो, क्लियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एंथैल्पी। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं एच के साथ, ठीक है, एच के साथ। इसको ध्यान से सुनना बिकॉज जो 2017 था आपका पेपर मास्टर कैड्रोकेमिस्ट्री का, उसमें एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आया हुआ है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है, और इजी था, मीन्स अगर आप ये सीख लेते हो तो आपको वो बेसिक ही लगेगा। एंथैल्पी जो है दैट इज एच के साथ हम इसे डिनोट करते हैं। सबसे पहले आप ये रिलेशन नोट कर लो, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये रिलेशन है एंथैल्पी का। जैसे अभी हमने इंटरनल एनर्जी का कहा था ना, U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वैसे ही ये है H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। वॉट इज H? H इज हीट कॉन्टेंट, U क्या है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, अभी हमने स्टडी कर लिया इसे हम E के साथ भी नोट कर सकते हैं। P क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम। बट द क्वेश्चन इज कि एक्चुअली में एंथैल्पी होती क्या है, ठीक है ना, व्हाट डज इट मीन, ओके। तो देखो होता क्या है इसमें, हीट कंटेंट मीन्स, देखो एंथैल्पी का फॉर्मूला देखिए, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। पी वी क्या है, यू क्या है कि कितनी सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी है, प्लस पी वी आपको ये नहीं लग रहा कि वर्क डन, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। मैंने एक सिस्टम लिया हुआ है साइड पे दैट इज एम्प्टी, ठीक है, कोई एम्प्टी सिस्टम है, उस पर क्या किया आपने, एक सिस्टम को डेवलप कर दिया आपने, ठीक है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम पे कुछ उसको प्रेशर और वॉल्यूम पे रख के आपने एक एम्प्टी स्पेस से उसे एक सिस्टम में चेंज कर दिया, ठीक है ना, आपने नथिंग से समथिंग बना दिया किसी चीज़ को, ठीक है। तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या हुआ होगा, आपने वर्क डन किया होगा, ठीक है ना, तो वर्क डन किया होगा, इंटरनल एनर्जी भी हुई होगी, ठीक है, चेंज।
तो दोनों को आप जब प्लस करोगे, जितना वर्क डन हुआ इंटरनल एनर्जी में, जितना चेंज हुआ एम्प्टी से जो समथिंग लाने में, ठीक है, वर्क डन जो हुआ, ये दोनों चीज़ों को जब आप ऐड करोगे ना, उसे हम एंथैल्पी कहते हैं कि कितना सिस्टम में हीट जो लगी, ठीक है ना। हीट कंटेंट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। क्लियर हो गया। इसके जो यूनिट्स होंगे दैट इज किलो जाउल पर मोल। बेसिकली हमें यही यूनिट्स इसके यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको इंटरनल एनर्जी का बताया वैसे ही एंथैल्पी है। हमें जो है एच से कोई लेना देना नहीं है। एच को तो हम मेजर ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एच इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क मीन्स पीवी। अब वही बात आ गई इंटरनल एनर्जी। जब हम इंटरनल एनर्जी को नहीं फाइंड कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो इसके फॉर्मूला में तो यू आ रहा है ना इंटरनल एनर्जी, तो फिर हम एच को भी मेजर नहीं कर सकते और हमें चाहिए भी नहीं। नो सिग्निफिकेंस। हमें क्या चाहिए? डेल्टा एच। सिग्निफिकेंस तो डेल्टा एच की है, ठीक है जी। सो हमें डेल्टा एच चाहिए। तो आप जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें डेल्टा लगा दीजिए। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अब जो डेल्टा पी वी है, यहाँ पे पी वी दोनों वेरिएबल है, ठीक है। अगर दोनों वेरी कर रहे हैं तो हम इसे क्या लिखेंगे? P2V2 माइनस P1V1। ये 100% ट्रू है ये रिलेशन। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस दिस। अब इसके आगे दो स्पेशल केस हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई भी सिस्टम जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, ठीक है, हो सकता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो। मोस्टली जो गैसेस होती हैं, ठीक है ना, वो उनको हम कांस्टेंट प्रेशर पे रखते हैं मोस्टली। तो अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे रख रहे हैं तो डेल्टा एच किसके इक्वल होगा? तो डेल्टा एच किसके इक्वल होगा? दैट इज डेल्टा यू प्लस वी, तो कांस्टेंट रख लिया हमने, ठीक है, इनटू डेल्टा पी। और अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी को आप बाहर निकाल दो, सॉरी पी को बाहर निकाल दो क्योंकि कांस्टेंट है डेल्टा वी। सो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 90% यूज मीन आपने ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से याद कर लो, इसे एट कांस्टेंट प्रेशर वाली ये जो है ज़्यादा यूज़ होगी, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम वाली 10% ही यूज़ होगी। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक नॉन आइडियल गैस है, वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रही है। स्टेट 1 से स्टेट 2 का मीनिंग क्यों चेंज कर रही है? 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब हो गया 4, ठीक है। पहले 3 लीटर वॉल्यूम था, अब हो गया 5 लीटर। पहले 95 केल्विन टेम्परेचर था, अब हो गया 245 केल्विन। इन्होंने कहा है कि फाइंड डेल्टा एच, मीन्स आपने एंथैल्पी फाइंड करनी है, चेंज इन हीट, चेंज इन एंथैल्पी फाइंड करनी है। इफ़ डेल्टा ई आपको दे रखा है, मीन्स आपको इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दे रखी है 30 ATM लीटर। वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक है, तो आंसर आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन अब हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे? एंथैल्पी का फॉर्मूला देखो। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अब यहाँ पे पी भी चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली कौन सा फॉर्मूला लगेगा? P2V2 माइनस P1V1। डेल्टा यू तो आपको ऑलरेडी दे रखा है 30, ठीक है, प्लस P2 आपको पता है, P1 आपको पता है, V2V1 सभी वैल्यूज आपको पता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 44 ATM लीटर। क्लियर? सो करेक्ट आंसर इज डी, 44 वाला। ओके, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं एंथैल्पी के कुछ की फैक्ट्स को। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंथैल्पी है, एंथैल्पी को हम एच के साथ डिनोट कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? एंथैल्पी क्या होती है? हीट कंटेंट, ठीक है ना। तो होता क्या है? ये स्टेट फंक्शन है। सेकेंड, अगर ये स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा एच फाइनल और इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगा। तो डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाएगा? एच एफ माइनस एच आई। डेल्टा एच साइक्लिक प्रोसेस है। अगर ये साइक्लिक प्रोसेस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? 0। अब H जो है, H इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ जो है साइज पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट अब आ गया हमारे पास। अब हमने एंथैल्पी को भी स्टडी कर लिया, अब हमने इंटरनल एनर्जी को भी स्टडी कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम एंथैल्पी को थोड़ा रिलेट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ। क्लियर होगा क्या? यहाँ पे देखो क्या आपको H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, दिस इज अभी हमने स्टडी किया कि एंथैल्पी किसके इक्वल होती है? इंटरनल एनर्जी
प्लस P इंटू वी, डेल्टा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इसे, डेट इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा पी वी। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो P जो है बाहर आ जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और जो डेल्टा U है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। सो एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें हम तो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा QP आ जाएगा, ठीक है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब यहाँ से आप क्या करोगे, डेल्टा QP की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है। सेकंड, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या नोट कर रहे हो, ये लग रहा है ना आपको कि राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा QP। तो मीन्स जो चेंज इन एंथैल्पी है वो किसके इक्वल है, देखो आप यहाँ पे, दैट इज हीट, ओके, दैट इज चेंज इन हीट, जितनी भी उसमें उस सिस्टम में हीट चेंज हुआ है, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके। तो यही तो क्वेश्चन है, यही तो हमने डिफरेंशियल फॉर्म में यहाँ पे लिखा DH इज इक्वल टू DQP। यही तो क्वेश्चन आया था आपको पेपर में कि जो एंथैल्पी है दैट इज व्हाट, एंथैल्पी क्या है। वहाँ पे आपको ना डेफिनेशन दी हुई थी, उन्होंने पूछा था कि ये एंथैल्पी है, जब अब देख सकते हो 2017 के क्वेश्चन पेपर में डेफिनेशन दे दी थी, उन्होंने पूछा था कि ये इंटरनल एनर्जी होती है या एंथैल्पी होती है या क्या होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या थी, दैट इज हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज व्हाट। तो इसका आंसर आ जाएगा एंथैल्पी। क्लियर हो गया, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, ओके। नेक्स्ट अभी हमें ये भी स्टडी किया था कि जो चेंज इन हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट क्यू किसको डिनोट करें यहाँ पे, हीट को, तो डेट इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, अभी हमने स्टडी किया था इसे। और डेल्टा H किसके इक्वल है, डेट इज NCP डेल्टा T, ओके, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा QP इज इक्वल टू किसके इक्वल है, NCP डेल्टा T। लेकिन डेल्टा QP तो किसके इक्वल है, डेल्टा H के। तो मीन्स जो डेल्टा H है वो भी किसके इक्वल आ गया, NCP डेल्टा T के। N क्या है, मोलर, ठीक है ना, मोल्स कितने हैं। NCP क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर आपको CP की वैल्यू नहीं भी पता है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अगर मोनोटॉमिक गैस है उसके लिए F की वैल्यू पुट करके आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। CP इज इक्वल टू F/2 + 1 × R। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके रिलेटेड, that is 2 moles of helium is heated at constant pressure from 0 degree Celsius to 50 degree Celsius. फाइंड एंथैल्पी चेंज। आपको क्या फाइंड करना है, एंथैल्पी चेंज। आपको मोल्स दे रखे हैं, आपको टेम्परेचर चेंज दे रखा है, कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो आपके पास एंथैल्पी चेंज का एक नया फॉर्मूला जो अभी हमने डिराइव किया था, दैट इज दिस, डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, ये बन के आ गया। यही फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। अब N तो आपको गिवन है कि 2 मोल्स, CP आपको फाइंड करना होता है F/2 + 1 × R। डेल्टा T क्या होगा, दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो सभी तो वैल्यूज आपको पता है, यहाँ पे CP या फाइंड कर लो 3/2, क्योंकि जो यहाँ पे हीलियम है वो मोनोटॉमिक गैस है, अगर मोनोटॉमिक है तो F की वैल्यू 3 रहेगी और CP कितना आ जाएगा 5/2 × R। क्लियर, हमने वैल्यूज पुट कर दी, देखो डेल्टा H इज इक्वल टू 2 × 5/2 R 50। और रही बात अब R की, अभी क्या है, डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस है तो R की वैल्यू क्या होगी, 8.314। अगर केल्विन होता तो क्या होती, 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, कितना जाउल्स आंसर आ जाएगा कमेंट बॉक्स में बता देना। क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन, अभी हमने एंथैल्पी चेंज पढ़ लिया और इंटरनल एनर्जी पढ़ लिया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब इनमें क्या रिलेशनशिप है, डेल्टा H एंड डेल्टा U में क्या रिलेशनशिप है इन अ केमिकल रिएक्शन कंटेनिंग गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। देखो ये है हमारे पास कुछ फॉर्मूला, दैट इज हमें पता है कि जो H है एंथैल्पी है वो किसके इक्वल होती है, इंटरनल एनर्जी
प्लस पी वी, ठीक है, दैट इज पी वी। अब डेल्टा की फॉर्म में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अब हम गैसेस की बात कर रहे हैं, स्पेशली मैंने मेंशन भी किया है कि गैशियस रिएक्टेंट्स। अब फॉर गैसेस जो है पीवी किसके इक्वल होता है, एनआरटी। पीवी की प्लेस पे क्या आ जाएगा, एनआरटी आ जाएगा, क्लियर। और नेक्स्ट स्टेप में देखो, मोस्टली गैसेस आर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। जो हम गैसेस कंसीडर करेंगे वो मोस्टली उनका जो टेम्परेचर है, उनका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या फॉर्मूला बन गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी, एन जो है उसके साथ क्या आ जाएगा, जी आर टी। ये दिस इज द फॉर्मूला। मीन्स इस फॉर्मूला में आप क्या देख रहे हो, है तो ये रिलेशनशिप ही है डेल्टा एच में, ठीक है, एंड डेल्टा यू में। और साथ में हमने जो पी और वी था वो तो कांस्टेंट था, ठीक है, उनको हमने रिमूव कर दिया, उनकी प्लेस पे क्या आ गया, एन आर टी, ठीक है जी। सो अब ये डेल्टा एन जी कैसे फाइंड करोगे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो। डेल्टा एन जी का मतलब है दैट इज एन जी, जी हमने लगाया कि गैशियस की बात हो रही है, दैट्स वाई वी पुट जी हेयर, ओके। और अब कैसे फाइंड करोगे डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी फाइंड होगा दैट इज एन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स में कितने मोल्स हैं गैशियस के, माइनस रिएक्टेंट्स में कितने मोल्स हैं गैशियस के, ठीक है। अब अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, अब न्यूमेरिकल के साथ क्लियर कर लो। दैट इज यहाँ पे आपको मैं 3 रिएक्शंस करवा रही हूँ। यहाँ पे आपने ये बताना है कि डेल्टा एच डेल्टा यू से ग्रेटर है या लेसर है या इक्वल है, रिलेशनशिप है फिर भी, दैट इज डेल्टा एच और डेल्टा यू में हम अभी हमने रिलेशनशिप फॉर्मूला ड्राइव किया है, ठीक है। सो उसी को अप्लाई करना है। अब आप रिएक्शन देख रहे हो, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। सभी जो है वो गैशियस फॉर्म में है। आपको ये बताना है कि इंटरनल एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी या फिर एंथैल्पी चेंज ज़्यादा होगा। सो सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और डेल्टा एन जी आप कैसे फाइंड करोगे, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स में जो मोल्स हैं माइनस जो रिएक्टर्स में मोल्स हैं। तो कितने हैं प्रोडक्ट्स में, कितने हैं, 2, 2 - 4, 2 - 4, क्योंकि रिएक्टेंट्स में 3 + 1 4, ठीक है। 2 - 4 कितना होता है, -2। तो आपने डेल्टा एन जी की प्लेस पे -2 पुट कर दिया। और डेल्टा आप देख सकते हो कि डेल्टा यू में से कुछ माइनस करने के बाद डेल्टा एच आएगा, ठीक है ना। कुछ माइनस करने के बाद फिर डेल्टा एच आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेल्टा यू जो है वो ग्रेटर हुआ ना डेल्टा एच से, क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास H2 + Br2 एंड 2Br। सभी जो है गैशियस फॉर्म में है। पहले आप इसका डेल्टा एन जी बताइए कितना होगा, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 2 माइनस दैट इज 2 - 2 दैट इज 0। सो जस्ट आपने वैल्यू पुट कर देनी है। देखो यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच किसके इक्वल आ गया, डेल्टा यू प्लस 0। यहाँ पे जो है दोनों इक्वल आ गए, एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, Mg दैट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे डेल्टा Mg की वैल्यू निकालिए, क्या आ जाएगी, सॉलिड को कंसीडर नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, लेकिन वही जो गैशियस में है। तो कितना आ जाएगा डेल्टा एन जी, दैट इज 1, क्लियर। 1 आ जाएगा तो आप देख सकते हो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी, क्लियर। अब यहाँ पे कौन बड़ा है, डेल्टा एच बड़ा है या डेल्टा यू। डेल्टा यू में कुछ ऐड करने के बाद डेल्टा एच आ रहा है, ठीक है ना। तो दैट मीन डेल्टा यू तो कम हुआ ना, उसमें ऐड करना पड़ रहा है हमें कुछ, तो डेल्टा एच यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेटर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इन किलो जाउल। ये कुछ रिएक्शन है आपके पास दी हुई, आपने इसका डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे, डेल्टा ई में कंफ्यूज मत हो ना, डेल्टा यू ही लगा लो आप, ठीक है। डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू फाइंड करना है। तो ये रिएक्शन है आपके पास, हमें अभी तो रिलेशन फाइंड किया है कि क्या होता है, दिस इज द रिलेशन दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, क्लियर। डेल्टा एन जी फाइंड कीजिए, दैट इज 12 - 15, ठीक है ना। गैशियस देखो, गैशियस में 12 है, वो तो लिक्विड है, उनको तो हमने कंसीडर ही नहीं करना। रिएक्टेंट्स में 15 है, 12 - 15 कितना हो गया, दैट इज -3, ठीक है ना। 12 - 15 दैट इज -3। तो आपने फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी है तो हमने अभी फाइंड कर लिया -3,
और आर की वैल्यू क्या लोगे 8.314 और टेम्परेचर क्या था क्वेश्चन में 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। केल्विन में कितना आ जाएगा T इज इक्वल टू 298 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूलाज में, -3 इंटू 8.314 इंटू 298 और सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा। दैट इज आंसर इसका -7.2 जाओ। दिस इज देखो यहाँ पे ऑप्शंस में ये है नहीं, तो आपने अप्रॉक्सीमेट ढूंढ लेना है इसका। दैट इज ए जो है अप्रॉक्सीमेट -7.4 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो अब एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे क्या है, एंथैल्पी क्या है, अभी हमने स्टडी किया हीट कंटेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी मैंने फाइंड करवाया था आपको ये रिलेशन, ठीक है ना, कि डेल्टा एच जो है वही क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, हीट कंटेंट मींस डेल्टा क्यूपी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो आपको याद हो गया फर्स्ट। अब इंटरनल एनर्जी में देखो, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमने आज ही डिस्कस किया कि जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू, वो भी हीट कंटेंट ही होता है लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमें, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखो तो क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू वी प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज डेल्टा क्यू वी माइनस पी डेल्टा वी। एंड यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा वी तो ज़ीरो ही हो जाएगा ना, तो डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा क्यू वी। ओके। अब फर्स्ट एंड सेकंड को देखो, एंथैल्पी किसके इक्वल है, ठीक है ना। ये हमने एक्चुअली फाइंड किया है, जो राइट हैंड साइड आप देख रहे हो फाइंड किया है कि डेल्टा जो यू है वो कैसे आया डेल्टा क्यू वी के ऊपर। ये हम फर्स्ट लॉ से जो है फाइंड किया है, ठीक है। अब फर्स्ट क्या है, एंथैल्पी किसके इक्वल है, दैट इज हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। और डेल्टा यू किसके इक्वल है, दैट इज हीट चेंज इन, दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अब आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो डेल्टा एच का क्या रिलेशन है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इसके साथ के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो अभी हमने किए थे। तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट, एंड फ्रॉम सेकंड डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और ये भी एक आपके पास एक नया रिलेशन जो है आ जाएगा। क्लियर हो गया। सो इसके बेस पे डेल्टा क्यू पी क्या है, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा क्यू वी क्या है, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एन जी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ठीक है ना। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। सो ओके, इसके साथ का आपको न्यूमेरिकल करना है, दैट इज आप न्यूमेरिकल देखो पहले। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर and heat content at constant volume for at temperature T। मतलब आपने डेल्टा क्यू पी माइनस डेल्टा क्यू वी फाइंड करना है। यही रिलेशन आप देख रहे हो ना ऊपर, इससे ही फाइंड होगा। क्लियर। ये आपको दे रखा है एक इक्वेशन, इसकी हेल्प से आप क्या निकालोगे, डेल्टा एन जी, ठीक है। डेल्टा एन जी निकाल लो, कितना आ जाएगा, दैट इज 6। आप देख पा रहे हो ना राइट हैंड साइड पे, दैट इज 3 माइनस 6। ओके। क्योंकि जो लेफ्ट में वैल्यूज़ हैं दोनों गैसेस हैं तो 6 हो गए मोल्स, एंड राइट पे 3 क्या है, राइट पे एक ही है 3 माइनस 6 कितना आ जाएगा, -3 आर टी। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो डेल्टा एच अभी हमने स्टडी किया है, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज होता है, इसी को हम हीट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसके इक्वल होता है भाई, दैट इज इक्वल टू हीट कंटेंट। हमने कहा था ना कि डेल्टा एच इज इक्वल टू, तो डेल्टा क्यू ही है, मीन्स हीट ही एंथैल्पी, एंथैल्पी हीट है। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन टॉपिक जो होगा, इसमें हम डेल्टा एच को क्या कहेंगे, हीट के साथ अब हम लेकर चलेंगे। हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच हमारा टॉपिक जो है अब क्या है, दैट इज अब हम रिएक्शंस की हीट के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर। सो डेल्टा एच अगर नेगेटिव हुआ, अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका मीनिंग ये होता है कि उसमें से एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। जब जैसे बॉन्ड बनते हैं ना,
जैसे बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, बॉन्ड बनता होता है जब, तो उनमें से ना एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? जब एनर्जी रिलीज होगी तो उसे वहाँ पे जो डेल्टा एच है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक कहेंगे, क्योंकि जहाँ पे जो है जो रिएक्टेंट्स की हीट होगी वो ग्रेटर होगी हीट ऑफ द प्रोडक्ट्स, जब आप एनर्जी कह सकते हो एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ तो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है और इस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक कहेंगे। यहाँ पे जो है एच पी ग्रेटर होगा एच आर से, ठीक है। आप ग्राफ्स देख सकते हो दोनों के, एक्सोथर्मिक देख सकते हो आर इज ग्रेटर देन पी, और एंडोथर्मिक देख सकते हो पी इज ग्रेटर देन यस पी इज ग्रेटर देन आर। अब यहाँ पे आप एक रिएक्शन देख रहे हो ना, NaOH प्लस HCl, जब दोनों रिएक्ट हुए तो प्रोडक्ट्स क्या हुए, NaCl प्लस वाटर प्लस 13 किलो कैलोरी। अभी ये आपको ये बताना है कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। मीन्स रिएक्शन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई है, यहाँ पे एनर्जी क्या हुई है, रिलीज। एनर्जी रिलीज देखो कहाँ पे है, लेफ्ट में या राइट में है, लेफ्ट में है, तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। मीन्स यहाँ पे जो 13 किलो कैलोरी है ये रिलीज हो रही है, तो डेल्टा एच क्या आ गया, -13 किलो कैलोरी, एंड प्रोसेस क्या है हमारे पास, एक्सोथर्मिक। क्लियर? वैसे भी हम ये 9th 10th में स्टडी करते हैं कि जो दैट इज रिलीज ऑफ हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये वही है। क्लियर हो गया? और अगर हीट अब्जॉर्ब हो रही है तो वहाँ पे हम एंडोथर्मिक कहते हैं। जैसे बॉन्ड बनते हैं वहाँ पे हमें जो है सॉरी जब हाँ जब बॉन्ड बनते हैं, देखो जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो हमें हीट जो है वो रिलीज होती है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसमें हमें हीट देनी पड़ती है, तभी जाकर जो है बॉन्ड ब्रेक होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट रिएक्शन में देखो यहाँ पे, इस रिएक्शन में क्या है, कार्बन प्लस वाटर दैट इज इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया प्लस H2, -30 किलो कैलोरी, यहाँ पे -30, ठीक है ना। तो दैट मीन यहाँ पे हीट जो है अब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर? तो डेल्टा एच क्या होगा, दैट इज +30 किलो कैलोरी, मीन्स ये एंडोथर्मिक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अब जब हम कोई भी रिएक्शन है, जब उसका टेम्परेचर जो है 298 केल्विन पे हमने फिक्स कर दिया, प्रेशर को हमने 1 atm फिक्स कर दिया, और कोई भी एक्वा सोल्यूशन है उसका हमने 1 मोलर लिया हुआ है, 1 मोलर मीन्स 1 मोल पर लीटर हमने कंसीडर किया है, तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड हीट होगी, मीन्स वहाँ पे जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन होगी उसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा नॉट एच के साथ। कैसे होगा ये अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ओके, स्टैंडर्ड एंथैल्पी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे, ठीक है, नोट करने वाली बातें हैं ये, ठीक है, इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ से जो है MCQ मीन्स कॉन्सेप्ट के आपके बहुत बेस्ड जो है नॉलेज आपको डिपेंड होगी, ठीक है ना। क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट, आपको नॉलेज जो है उसकी चीज़ की है, तो वहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो है क्रैमिंग तो काम नहीं करेगी आपको, ये यहाँ पे ये पॉइंट्स जो हैं MCQ बन के आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो कह रहा है, आपको याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी मीन्स 1 atm आपका फिक्स हो गया प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर आपने 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया। कोई भी नेचुरली अकरिंग स्टेट है, मीन्स कोई भी गैस है, कोई भी गैस जो कि फ्री स्टेट में है, क्लियर, उसकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी वो 0 है, बस ये माइंड में अपने बिठा लो बात, ठीक है। फ्री जो है, जैसे फ्री कौन से होते हैं, कौन कौन सी गैसेस, Cl2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है, ये सभी जो है फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट एलिमेंट्स जो होंगे उनकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी, ठीक है, वो 0। अब ये आप बातें नोट कर लो, यहाँ पे सभी की Cl2, O2, H2, N2C, ग्रेफाइट C, डायमंड S8 हो गया, P4 हो गया, Br2, इन सभी की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पीज हैं वो 0 हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर फ्री नेचुरल स्टेट। अब होगा क्या, जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है, ठीक है ना, तो जब वो कितनी एनर्जी वो अब्जॉर्ब करता है, कितनी हीट वो रिलीज करता है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट वो अब्जॉर्ब करता है, उसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर? अभी ऐसे एग्जांपल देख रहे हो ना आप, H2 प्लस O2, H2O गैशियस फॉर्म, लेकिन अब हम इसे आपको बैलेंस भी करना है, ठीक है। बैलेंस करोगे तो आप
वाटर है ना जो H2O, उसके आगे नहीं आपने कुछ भी लगाना, जैसे 2 लगा दिया या कुछ भी, क्योंकि हमें 1 मोल का है। डेफिनेशन क्लियर करिए, 1 मोल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। H2O तो हमें 1 मोल ही चाहिए। आप लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। आपने हाफ लगा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, अब जो डेल्टा एच है यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन है, मींस अब हमारे पास किसके इक्वल होगी, दैट इज डेल्टा एच एफ। यहाँ पे डेल्टा एच एफ क्या है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इज इक्वल टू, दैट इज यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वो किसके इक्वल होगी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ना, ये आप रिएक्शन देख रहे हो, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है, वाटर, ठीक है। ये आप देख सकते हो। डेल्टा एच आर मीन्स एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर। डेल्टा एच आर क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होती है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है, वाटर, माइनस रिएक्टेंट क्या क्या थे हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ H2, एंथैल्पी ऑफ O2। अब आपको ये तो क्लियर है ना, मैंने अभी बताया कि जो एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड जो फ्री स्टेट में एलिमेंट्स रहते हैं दैट इज उनका क्या होगा, 0। तो डेल्टा जो है O2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, H2 की एंथैल्पी 0। तो जो है यहाँ पे मीन्स जो एंथैल्पी ऑफ वाटर है वो किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे एक रिएक्शन और है, इसके साथ क्लियर हो जाएगा आपको। कार्बन प्लस O2 गिव CO2। यहाँ पे आपको गिवन है कि जो हीट है, हीट ऑफ रिएक्शन है वो आपको दे रखी है कितनी, -400 किलो जॉल। मीन्स मैंने अभी आपको बताया ना कि जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मीन्स आपको डेल्टा एच नॉट FCO2 पता चल गया किसके इक्वल है, -400 किलो जॉल। लेकिन हीट ऑफ रिएक्शन और किसके इक्वल होती है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो आपको ये पता चल गया कि दैट इज, वैसे भी अब आपको यहाँ से ही क्लियर हो गया होगा कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो किसके इक्वल है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो किसके इक्वल है, एंथैल्पी ऑफ CO2। क्लियर, मीन्स आप तीनों ये इक्वल होते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ जो भी है प्रोडक्ट CO2। क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। सभी जो है गैशियस फॉर्म में है। आपको हीट ऑफ रिएक्शन दे रखा है यहाँ पे -44 किलो कैलोरी। तो अब आपको जो है मीन्स यहाँ से क्लियर हो गया कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी हुई, ये को यहाँ पे आप 44 नहीं कहोगे, -44 नहीं कहोगे। यहाँ पे आपको हीट ऑफ रिएक्शन दी हुई है -44, लेकिन जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो होती है कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनने के लिए कितनी हीट। यहाँ पे तो 2 मोल है HCl के, 2 मोल नहीं चाहिए हमें, 1 मोल चाहिए, ठीक है। 1 मोल के लिए आप क्या कर दोगे, 44 को 2 के साथ डिवाइड कर दो, वहाँ से आ जाएगा 22, ठीक है, -22 आ गया। और हीट ऑफ रिएक्शन कितना है, ठीक है ना, हीट ऑफ रिएक्शन तो आपको दे ही रखा है कि -44 है। ओके, सो नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है लाइक A + 3B गिव्स 2C + D, जो यहाँ पे आप 3, 2 देख रहे हो, दीज आर द स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। आपको पता ही है कि चैप्टर 1 में हमने ऑलरेडी स्टडी किए थे, ठीक है। तो डेल्टा H जो है, हमें पता है कि डेल्टा H किसके इक्वल होगा, मीन्स हीट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होती है, HP - HR। अब जो HP है, प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, C और D, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज़ 2 इंटू, हमें पता है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट यहाँ पे C और D है। हीट ऑफ प्रोडक्ट और किसके इक्वल होती है, फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, देखो यहाँ पे आ गया 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 था, ठीक है। 2 डेल्टा HF मीन्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D माइनस, यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं तो इनकी जो है हीट जो आप कह सकते हो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके इक्वल है, दैट इज़ A और B। क्लियर, यहाँ पे देखो, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे A है ना, तो किसके इक्वल आ जाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A प्लस यहाँ पे क्या है, दैट इज़ B, दैट यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3, ओके 3 इंटू दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B।
क्लियर। ये कॉन्सेप्ट जो है आपको जो है मेनली पता होना चाहिए, ये आप लर्न कर लीजिए कि किसके इक्वल होता है, क्योंकि इसके बेस्ड पे जो है न्यूमेरिकल अब हम करेंगे। देखो ये आपको रिएक्शन दे रखी है CH4 गैशियस में प्लस 2O2 गैशियस में गिव्स CO2 गैशियस एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन लिक्विड। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको सभी की दे रखी है, CH4 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, CO2 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड H2O की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दे रखी है। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको ये करना है कि इस जो रिएक्शन है, ठीक है ना, ये रिएक्शन की जो है हीट ऑफ रिएक्शन आपको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है आपको, हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, दैट इज डेल्टा H। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो डेल्टा, अगर हमें हीट ऑफ, अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस पता होंगी, अगर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस पता होंगी तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो अब यहाँ पे भी वही प्रोसेस आपने फाइंड करना है। देखो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा HP माइनस HR। तो क्या करोगे, प्रोडक्ट्स को देखो, ये रहे प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 1 × इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कितनी है 400 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 × यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × जितनी इसकी जो हमें दे रखी है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये आ जाएगा माइनस, अब प्रोडक्ट्स, अब रिएक्टेंट्स देखो यहाँ पे, ठीक है ना, 1 × CH4 की फॉर्मेशन कितनी दी हुई है हमें -80 प्लस 2 × ऑक्सीजन की ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी, क्योंकि ये तो फ्री स्टेट में है ना, तो इसकी जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप ज़ीरो कंसीडर करोगे। और यहाँ पे आप फॉर्मूला जो है कैलकुलेशन जो है आप सॉल्व करके देख लेना, -920 किलो जॉल इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन जैसे जो होगा इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा HC के साथ, और ये होता क्या है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। क्लियर, ऑलवेज जो है डेल्टा HC नेगेटिव रहेगा। होता क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज कंबस्टेड कंप्लीटली इन एक्सेस ऑफ एयर O2। जब कोई भी कंपाउंड जो है कंबशन होती है उसकी, ठीक है ना, कोई भी कंपाउंड, बट वो कंपाउंड कितना होना चाहिए 1 मोल। जब वो कंबशन होगी उसकी तो वहाँ से जो हीट रिलीज़ होगी, ठीक है ना, वो कितनी हीट रिलीज़ हुई है, उसकी अमाउंट कितनी है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके, है तो वो हीट ही ना, हीट रिलीज़ हुई है तो कहेंगे तो हम उसके एंथैल्पी ही, ठीक है, उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। आएगा हमेशा ये नेगेटिव। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने 1 मोल मिथेन लिया वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, वो क्या हो रहा है, कंबशन हो रही है उसकी, तो फॉर्म क्या हुआ CO2 + 2H2OL। अब यहाँ पे आपको जो है हीट ऑफ रिएक्शन गिवन है कि यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई है दैट इज़ कितनी रिलीज हुई, -890 किलो जॉल। और आपको पूछ रहे हैं कि यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन, अभी तो बताया मैंने कि जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो किसके इक्वल होंगी, दैट इज़ द हीट, यहाँ पे जो जितनी एनर्जी रिलीज हुई है, कितनी रिलीज हुई है, -890 किलो जॉल के। क्लियर। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि डेल्टा HC ऑफ इथेन आपको फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको रिएक्शन दे रखी है 2 मोल्स ऑफ C2H6 + 7O2 गिव्स 4 CO2 + 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और डेल्टा H आपको दे रखा है कि इस रिएक्शन का, यहाँ पे जो ये रिएक्शन है, यहाँ पे जो डेल्टा H है, हीट ऑफ रिएक्शन जो है -750 किलो कैलोरी आपको गिवन है। क्या हो रही होगी, जो हीट ऑब्वियसली रिलीज हो रही होगी। तो आपको ये पूछा है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको हीट ऑफ कंबशन फाइंड करनी है। हीट ऑफ कंबशन क्या होती है कि 1 मोल, लेकिन यहाँ पे तो रिएक्शन में 2 मोल्स दे रखे हैं इथेन के, कितने मोल्स होने चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। अगर 1 मोल, ये 2 मोल्स के लिए इतनी हीट है, कितनी 750, और 1 मोल के लिए कितनी होगी, तो 750 को आप 2 के साथ क्या कर दोगे, डिवाइड, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, हीट ऑफ कंबशन। क्लियर, दिस इज -750 को 2 के साथ डिवाइड कर दो, किलो कैलोरी में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, अब एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज में क्या होगा, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कौन सी होती है, जब हम लिक्विड को 1 मोल लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे जो हीट ऑफ फ्यूज़न, जो यहाँ पे जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी इसमें, वो किसके इक्वल होगी, दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न की।
जैसे कि वाटर है आपके पास लीटर 1 लीटर, ठीक है, 1 मोल लिया आपने, फ्रीज कर दिया उसको, तो वो आइस बन गया। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न होगी वो किसके इक्वल होगी, दैट इज़ -1.44 किलो कैलोरी। क्लियर, क्योंकि इसकी हीट ऑफ रिएक्शन इन्होंने दी हुई थी हमें -1 जो है 44। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है जब वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। जैसे कि कोई लिक्विड है, उसको आपने बॉयल किया तो वो गैशियस में चला गया, तो डेल्टा एच कितना हुआ, हीट ऑफ रिएक्शन आपको दे रखा है +10.5 किलो कैलोरी। इट मीन यही जो है, देखिए ना, यही जो हीट ऑफ रिएक्शन है, यही इसी को हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है ना। बॉयल होने पे जो एनर्जी यहाँ पे जो है कितना होगा, पॉजिटिव होगी यहाँ पे। अगर गैशियस है, उसको आपने वाटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है, कंडेंसेशन मीन्स यहाँ पे क्या होगी, जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो किसके इक्वल होगी, हीट ऑफ कंबशन, सॉरी हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो यहाँ पे जो हीट ऑफ जो है इस रिएक्शन की वो दी है हमें -10.5। तो इसी को हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर, दैट इज -10.5 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड सीधा जो है वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास हीट होगी, ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है दैट इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगी, दैट इज़ हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ फ्यूज़न, या फिर आप कह सकते हो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हीट ऑफ सब्लिमेशन। और यहाँ पे जो है मेन जो है जनरेट होगा हेस लॉ, ठीक है। अब हम हेस लॉ को भी स्टडी कर लेते हैं कि हेस लॉ का मीनिंग क्या है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं। सपोज देखो ए से बी में रिएक्शन हो रही है, मीन्स ए के बाद बी फॉर्म हुआ। जब ए के बाद बी फॉर्म हुआ तो डेल्टा एच जो है वो हीट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन ये ऐसे भी तो हो सकता था कि पहले ए से सी बना, देन सी से बी बना, ठीक है, हमने दोनों को ऐड किया तो ए से फिर बी बना। ये हो सकता है कि जब ए से सी बना था तो हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H1 थी, जब सी से बी बना तो जो हीट ऑफ जो रिएक्शन थी वो डेल्टा H2 है। अब जो है या तो ये हो सकता था, देखो सिंपली रिएक्शन बन गई थी हमारे पास सीधा, ठीक है, या फिर ये स्टेप्स में हुआ तो ये हीट्स आई। अब ये दोनों हीट स्टेप्स में आई हैं तो ऐड करके तो ये इसके इक्वली होगी ना डेल्टा एच के। तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 किसके इक्वल हो गया, डेल्टा एच के। क्लियर, हम ऐसे फाइंड भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास कोई रिएक्शन है एक, ठीक है, इसकी जो हीट ऑफ रिएक्शन है -x, और एक हमारे पास और रिएक्शन है ये वाली, तो इसकी जो हीट ऑफ रिएक्शन है ये है। हमें ये पूछा कि ये वाली रिएक्शन आपको दे दी है हमने, तो आप इसका हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड कीजिए इस रिएक्शन की। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये रिएक्शन इन दोनों में से बन रही है, मीन्स इन दोनों के साथ ये रिएक्शन फॉर्म हो रही है। बिल्कुल ये इन दोनों के साथ फॉर्म हो रही है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास ये रिएक्शन आ जाएगी। अगर ये रिएक्शन आ रही है तो ऑब्वियसली अगर हम इन दोनों हीट्स को ऐड कर देंगे तो वो ही हीट इसकी भी होगी, ठीक है ना, ऐड करके। तो अब सिंपली मीन्स दोनों रिएक्शंस को ऐड करके अगर ये रिएक्शन बन रही है तो दोनों हीट्स को भी ऐड करके इसी की जो है हीट आ जाएगी, देखो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास ये तो सिंपल रिएक्शन थी, चलो ये तो हम कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, जो रिएक्शंस होंगी, ठीक है ना, टफ भी हो सकती हैं बैलेंस करना, ठीक है, इतना सारा मल्टीप्लाई या डिवाइड करके पहले उनको सेम बनाना, ठीक है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। आप बुक में भी क्वेश्चंस को देख सकते हो कि कैसे कैसे बैलेंसिंग करके इतना ज़्यादा फिर उन्होंने उस एक पर्टिकुलर जो रिएक्शन दी हुई थी उसकी हीट फाइंड की हुई है। लेकिन एक शॉर्टकट मेथड जो है हम अप्लाई करेंगे, जिसको हम फाइंड कर सकते हैं विद इन जो है 5 सेकेंड्स में, ठीक है, आप कह सकते हो 10 सेकेंड्स में, 1 मिनट में तो कर ही लेंगे। क्लियर, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, मीन्स ये कौन सा हमारे पास मेथड होगा जिसके साथ हम इजीली फाइंड कर सकते हैं एक गिवन रिएक्शन की हीट को। क्लियर, सो दो केसेस हो सकते हैं, इजी मेथड टू फाइंड हीट ऑफ रिएक्शन विदाउट फॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ रिएक्शन और बैलेंसिंग। आपको मेनली क्वेश्चन में ये गिवन होना चाहिए कि या तो आपको ये गिवन हो कि जो भी रिएक्शन है उसके जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, या तो ये गिवन हो कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट सभी की आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस पता होनी चाहिए, या फिर आपको क्या पता होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन।
ठीक है ना। एंथैल्पीज ऑफ कंबशन आपको दी होंगी, या तो इन्होंने कहा है कि इफ़ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन, दूसरा है कि अगर हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गिवन। अगर तो फॉर्मेशन दी हुई तो आपने ये फॉर्मूला फाइंड करना है हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर आपको कंबशन सभी की दी हुई तो आपने कैसे फाइंड करना है, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू सम ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हम क्वेश्चन के साथ इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे होगा एक्चुअली। जब ऐसे आप क्वेश्चन देख रहे हो, दैट इज फाइंड द एंथैल्पी और हीट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की आपने एंथैल्पी फाइंड करनी है और हीट फाइंड करनी है, मीन आपने इसका डेल्टा एच फाइंड करना है। अब हम ये नहीं देखेंगे कि ये रिएक्शन कहाँ से बनी है, कैसे हमने ऐड करना है रिएक्शंस को, ये वो हमें देखो सभी की जो है C2H6 CO2 एंड वाटर की फॉर्मेशन मींस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें दी हुई है। क्लियर हो गया। सो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ HP माइनस समेशन ऑफ HR। आप प्रोडक्ट्स में क्या देख रहे हो, CO2 एंड H2O, ठीक है ना। CO2 के आगे क्या है 2 और H2O के आगे क्या है 3। तो 2 को उसकी फॉर्मेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, H2O की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के साथ। देख रहे हो आप यहाँ पे 2 इंटू माइनस 90 प्लस 3 इंटू माइनस 70 माइनस, और तो यहाँ पे HR का क्या मैंने रिएक्टेंट्स देखो, C2H6 का जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -20 गिवन है और हमारे पास 1 मोल है, तो 1 इंटू -20। और O2 का क्या बनेगा, O2 अगेन फ्री स्टेट में है, तो हम फ्री स्टेट वालों को हम क्या कहेंगे, उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी, स्टैंडर्ड हमने याद किया था। तो यहाँ पे इनको सॉल्व करके आप सिंपली देखो डेल्टा एच फाइंड कर सकते हो, -370 किलो कैलोरी। क्लियर। सिमिलरली अगर आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी है ऑफ एसिटाइलिन, यहाँ पे आप रिएक्शन देख रहे हो और आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशंस दिया हुआ है। क्लियर कर लो, दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशंस दी हुई हैं, कार्बन की और H2 की और C2H2 की कंबशंस दी हुई हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हो, लेकिन ये कंबशंस है। लेकिन अगर ये कंबशंस हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आप यहाँ से देख सकते हो, खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा +200 किलो जाओ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जो कट गया यहाँ पे आंसर, लेकिन 200 आ जाएगा। क्लियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। थोड़ा लेंदी प्रोसेस था ये काफ़ी, क्योंकि इनको जो है डिटेल में स्टडी करना इट्स डिफ़िकल्ट, तो मैंने अभी ये करवा दिया चलो आपको। दैट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंथैल्पी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। इंटरनल एनर्जी, हेस लॉ कहाँ पे यूज़ होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये सभी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे। सो होप सो आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और कंटेंट जो है मेरा वो आपको क्लियर हो गया होगा। एंड जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू लॉट।